हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। और कैसे होंगे? झकास होंगे। तो आप लोग को पता है कि सुबह की कितनी बज चुकी है? सुबह की बज चुकी है आपकी घड़ियों में कितनी? तो आप बोलोगे सुबह की कितनी बज चुकी है? 9 बज गए। और मैं आ चुका हूं आपके सामने, क्या, लाइव। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके कि क्या आप लोग बेहतरीन तरीके से हैं या नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोग की जो झारखंड जेएसएससी सीजीएल की जो तैयारी है वो बहुत मस्त चल रही होगी, क्योंकि आप लोग कंटिन्यूटी बना के आराम से ईमानदारी के साथ पढ़ रहे होंगे। और मैं भी आपको कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूँ, पूरी तरीका से तैयार हूँ। तो आज जो हमारा साइंस का जो सेट नंबर है वो कितना है? 19 नंबर। और मेरे दोस्त, आप लोग बार बार कमेंट करके ये बोलते हो कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो मैं कितनी बार आपको बताऊं, एक बार और बता देता हूं कि अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आज की जो क्लास चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम के लिंक पर क्या करना है? क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका टेलीग्राम चैनल का होम पेज खुलेगा। आप वहां पर जाके टेलीग्राम चैनल से हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो, जहां पर कि आपको क्लास के आंसर सहित आपको पीडीएफ मिलेगी। यानी जो भी पढ़ाया जाएगा उसका आंसर सहित आपको क्या मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी, जो आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगी मेरे दोस्तों। तो जल्दी से लेट ना करते हैं, ना वेट करते हैं, सीधे से हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान देना। एक बात आप लोग कमेंट करके, कितनी बार मैंने देखा है कमेंट आया हुआ है कि सर साइंस का प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज करवाइए। तो क्या आप लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं? अगर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट जरूर करके देखना देना, ताकि मैं देखना चाहता हूं कितने ऐसे बच्चे हैं जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो चलिए, नो लेट नो बेट, चलिए आज की इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये देखिए, पहला है। पहला का आंसर क्या है? लिखा है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रास। ब्रास का मतलब क्या होता है जी? पीतल। तो पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा है? तो पीतल किन किन से मिलकर बने होते हैं? पहला ऑप्शन है कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड अस्टोनिशियम, कॉपर निकेल एंड जिंक, है ना, कॉपर एंड निकेल। तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जामों में आया हुआ है। बहुत एग्जामों में आया हुआ है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है मेरे दोस्त। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। तो जो बहुत एग्जामों में पूछा हो गया हो ना, वो चीजें बिल्कुल आपको एकदम 100% क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ना लेट करना है, ना वेट करना है, सीधे क्लास को बर्बाद कर देनी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तामा और क्या होता है उसमें? जिंक होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब चलिए यहां से रिलेटेड कुछ हम जानकारी भी लेते हैं। देखिए, आपको इसी तरीका से आंसर सहित, ये देखो आंसर सहित है, दिख रहा है ना, इस तरह का पीडीएफ मिलेगा। साथ में कुछ रिलेटेड जानकारियां भी दी जाएगी। तो ये जानकारियां आपको मैं देता हूं हमेशा। हर एक क्लास का पीडीएफ देखिएगा, उसमें आपकी विशेष जानकारी भी दी गई होगी। तो इसे आप लोग आराम से घर में इज्जत के साथ पढ़िएगा। रात में सोते समय जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि डिटेल्स जो जानकारी है वो आपको अच्छी तरीका से आ जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2। बोला गया है कि बीच अमंग द फ्लोइंग इज नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। नेशनल एंड वाटर एनिमल ऑफ इंडिया, है ना, भारत का जलीय जीव कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? पहला है ऑप्शन है क्रोकोडाइल, टर्टाइल, है ना, उसी तरह से घड़ियाल है हमारा, है, और उसके बाद हमारा क्या है, जो आपके डॉल्फिन है, गंगा सुंग है, यानी कि गंगेजेटिक, है ना, गंगेटिक डॉल्फिन है हमारा, है, एलिंगेटर है। तो जल्दी से बताओ कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है। आपकी समय सीमा होती है स्टार्ट अब। आपको दिया जाएगा 15 सेकंड का समय, और उस 15 सेकंड का समय में आपको क्या करना है? पढ़ने के बाद उसका आंसर रिप्लाई कर देनी है कमेंट बॉक्स में। और लास्ट में आप लोग ये भी बताइएगा कि आपने 20 में से कितना सही कर पाए, ताकि मुझे ये लगेगा कि उन बच्चों की तैयारी कैसी चल रही है। तो जल्दी से ये जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है क्रोकोडाइल, यानी कि मगरमच्छ। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो क्या है? मगरमच्छ है। अब देखिए, इससे रिलेटेड आपको हमेशा की तरह फिर भी जानकारी मैं लेकर आया होगा। देखिए, ये आपको पूरी डिटेल्स जानकारी मैंने क्या कर दिया है? दे दिया है। तो इसे क्या करना है? पढ़ना है। इसे क्या करना है मेरे दोस्त? पढ़ना है। ये पूरी डिटेल्स जानकारी मैंने ला दिया आपको जलीय जीव के बारे में, और इसी प्रकार से आपको आंसर लगा हुआ पीडीएफ क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या आपको बता रहा है? लिख रहा है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगस नोन एज।
कहता है फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी बोलते हैं, है ना? ये आपको फ्रेनोलॉजी बोलते हैं यानी कि मस्तिष्क विज्ञान, या फिर माइकोलॉजी बोलते हैं, या फिर हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। तो जल्दी से बताइए कि फफूंद यानी कि कवक, कवक के स्टडी को क्या बोलते हैं? यहाँ पर कवक तो दिया हुआ है और आप लोग को कमेंट करके ये बताना है कि शैवाल का स्टडी करना क्या कहलाता है। शैवाल के बारे में आप लोग को कमेंट करके बताना है, और हम तो अभी कवक के बारे में बता ही देंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में ये भी आपको बताना है कि शैवाल का स्टडी करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जो स्टडी ऑफ फंगस है, फंगस का स्टडी को हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने हमारे बच्चे देख रहे होंगे इस क्लास को बिल्कुल ही इज्जत के साथ समझ रहे होंगे, और आपको इसी तरीका का डेली क्लास दिया जाएगा ताकि हमारे हर एक बच्चे को सही जानकारी मिल पाए, और जो सीजीएल है, जैसे सीजीएल है, उस सभी के एग्जामों में अच्छी तरीका से उनकी तैयारी हो पाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फ्लोविंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी है? मेरे दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको क्या ही बताऊं। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछे गए हैं ना, जितनी हमारी उम्र है, यानी हमारी उम्र जितनी है उससे हो सकता है कि डबल भी आपको मिल जाए। भारत के अगर सारे एग्जामों को जोड़ दिया जाए तो हो सकती है हमारी उम्र की डबल बार भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, है ना? यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो देखा जाए तो सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का तो आंसर आप लोग भी दे पाएंगे कि नहीं, ये भी बताओ जल्दी से प्यारे मित्र। तो पहला जो ऑप्शन है आप देख पा रहे होंगे, पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर दिख रहा है लाइकोपोडियम। पहला ऑप्शन तो ये है ना, जो कि बिल्कुल क्या है? गलत आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है ईस्ट, यानी कि खमीर, ये भी बिल्कुल गलत आंसर है। यहाँ पर तो क्या लिया? लैक्टोबैसिलस, यही एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पाई जाती है किसमें भाई? ये एक ऐसी बैक्टीरिया है जो दूध को दही में क्या कर देती है? कन्वर्ट कर देती है। तो याद रखिएगा कि भाई दही के गठन के लिए कौन सी बैक्टीरिया का होना आवश्यक है? लैक्टोबैसिलस। आप लोग को कमेंट बॉक्स में एक बात को जवाब देना है कि जो हमारे दूध होते हैं, दूध का जो रंग होता है वो पीला होता है, आपने सुना होगा इलोइस पीला होता है। तो ये पीलापन, जो दूध की जो कलर होती है उसमें पीलापन आती है, वो किसकी वजह से आती है? एक तो क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई दूध को पचाने वाला जो एंजाइम होती है जो वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन कि दूध में पाए जाने वाली एसिड कौन सा होता है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, दूध का स्वाद खट्टा होता है किसकी उपस्थिति के कारण? ये 4 क्वेश्चन मैं आपको दूध से रिलेटेड दिया है क्योंकि ये बार बार दूध से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन किन्हीं ना किन्हीं एग्जामों में बार बार पूछी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कमेंट बॉक्स में पक्का आप जवाब देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इससे रिलेटेड आपको जानकारी मैं दे दिया हूं, इसको क्या कर लेना है? बढ़िया से पढ़ लेना है ताकि आप दूसरों से क्या बन जाओ? अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? आपसे पूछा जा रहा है पेयर में। तो यहां पर जोड़े पूछे गए, क्या पूछे गए? पेयर। तो पेयर अगर पूछा जाए तो क्या आंसर दोगे? और ये भी क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन भारत के लगभग लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो जल्दी से बताओ मेरे दोस्त कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा आपको कि पसलियां जो होती है वो हमारे रिब्स में, हमारी जो रिब्स होती हैं उसमें कितने पसलियां होती है? तो उसमें 12 पेयर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 12 पेयर। अगर ये पेयर में ना पूछा जाता, नंबर में पूछा जाता, तो अगर नंबर में पूछी जाती तो हम बोलते 12 दूना 24, लेकिन यहाँ पर पेयर में पूछा गया है तो ना ही 13 होगा, ना ही 11 होगा, ना ही 14 होगा। आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आप देख लेना जाके, बहुत सारे एग्जामों का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लग लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? आओ जरा देख लेते हैं। लिखा है कि व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी जब हम लोग एक बॉल को थ्रोन करते वर्टिकली अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर सीधा, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स
कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो आपको यह बताना है कि जब वो गति में होगा तो ऐसा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो चेंज नहीं होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। तो लिखा हुआ है एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहती है। अचर मतलब कांस्टेंट होती है। क्या होंगे बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। तो पहला ऑप्शन है एनर्जी, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है वेलोसिटी, चौथा है आपका एक्सेलरेशन। क्या आंसर होगा? क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके क्या आंसर होंगे। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दें। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त वो है एनर्जी। एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको डिस्प्लेसमेंट पे प्रभाव पड़ जाएगा, वेलोसिटी पर भी प्रभाव पड़ेगा, है ना, एक्सेलरेशन पर भी प्रभाव पड़ेगा। किस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो आप आंसर दोगे सर एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, आइए अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर क्या करता हूं, मूव करते हूं, है ना। इसके डिटेल्स जानकारी आपको देखो मैं यहां दे दिया हूं। ये डिटेल्स जानकारी मैं आपके लिए देता हूं ताकि आप जब फ्री रहे आराम से ये डिटेल्स जानकारी को क्या कीजिए, स्टडी कीजिए और अपनी ज्ञान को दूसरों से क्या कीजिए, अलग कीजिए, ताकि आपका रिजल्ट सबसे पहले हो पाए। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं, कितना, नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताती है? लिखा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? मेरे दोस्त इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ये क्वेश्चन इतने पॉपुलर हैं कि भारत में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। यानी कि सारे एग्जाम का पूछा हुआ है मेरे दोस्त। जितने भी एग्जाम होंगे लगभग लगभग सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और ये आंसर क्या मिलेंगे इनका वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन पहले ये तो बता दो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हिंदी में अगर पढ़ूं तो उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है कैलोरी, चौथा है केल्विन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो ये 4 ऑप्शन अभी आपके पास दिख रहे हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो बताओ मेरे दोस्त क्या राइट आंसर होगा। तो एक तो ऑप्शन में जूल दिख रहा है आपको, दूसरा में ऑप्शन में न्यूटन दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन में कैलोरी दिख रहे हैं, चौथा केल्विन होगा। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये देखिए उष्मा है। उष्मा का उस एसआई यूनिट जो होता है वो जूल होता है। मेरे दोस्त क्या आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि एक होता है उष्मा, एक होता है वर्क। वर्क का मतलब होता है कार्य, है ना, ये होता है कार्य जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क। तो वर्क का हम लोग बता सकते हो कि एसआई यूनिट क्या होगा? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं क्योंकि बड़ा ही प्यार से आपको पढ़ाने के लिए आता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ले लेंगे 7। देखिए आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां मैं आपको हमेशा की तरह देते आया। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। लिखा है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? यानी कि हमसे पूछा गया है कि सोडियम जो बाइकार्बोनेट है इसका साधारण नाम क्या है, यानी जनरल यानी कि कॉमन नेम क्या है। पहला है बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग बोलते हैं खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा। नेक्स्ट अगला है वॉशिंग पाउडर, जिसे हम लोग बोलते हैं कपड़े धोने का पाउडर। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और अगला क्या है, फ्लाई आश यानी कि उड़न राख। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या मेरे दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ क्या, पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बोली जाती है, पहला तो ये बताना। दूसरा ये बताना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कहां करते हैं। तीसरा ये बताना कि इसकी सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, क्योंकि ये सब जो मैं बता रहा हूं ना ये बहुत बार पूछी जाती है। साथ ही साथ मुझे ये भी बताना कि बासिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, बासिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, इसका साधारण नाम क्या होता है, ये भी आपको बताना है। तो यहां पर हमसे पूछा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं हम लोग, सोडियम ये बेकिंग सोडा को बोलते हैं। तो ना ही इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी था, ना ही सी था, ना ही डी था। आंसर क्या था हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं जो जो चीज आपसे कमेंट में मांगा हूं मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर आंसर देंगे, जरूर आंसर देंगे मेरे प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रही है, जल्दी से जवाब दीजिए। आइए जल्दी से इसको पहले पढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है। लोहे का क्या है, अयस्क है, लोहे का अयस्क आपसे पूछा है।
पहला है डोलोमाइट, इसके बाद है इप्सम सॉल्ट, इसके बाद है सीडेराइट, इसके बाद है गैलेना। तो हमसे पूछा लोहे का अयस्क, क्या आप जवाब दे पाएंगे? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि लोहे का अयस्क क्या है। और ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपर का पूछा हुआ है, बहुत सारे पेपर का क्या किया गया है, पूछा गया है, बहुत सारे पेपर में आ चुका है, बहुत सारे पेपर में क्या आ चुका है, आ चुका है। तो जल्दी से बताइए कि लोहे का अयस्क कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन, आयरन का ओर क्या है? तो मैं बताना चाहूंगा डोलोमाइट जो है वो आयरन का ओर नहीं है, इप्सम बेसाल्ट भी नहीं है, सीडेराइट जो है वो आयरन का ओल्ट है, और गैलेना भी आपका नहीं है। तो इन चार ऑप्शनों में से जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो क्या है, सीडेराइट। ये जो है हमारा लोहे का क्या है, एक यस्क है। अब बोलोगे सर ये डोलोमाइट क्या है, ये सब क्या है, तो इसके लिए मैं आपके लिए डिटेल्स जानकारी आपके पास लगा दिया है। देखो यहाँ पर सारी बातें लिखी गई है ना। तो हेमाटाइट आपको देखने को बोल रहा है, मैग्नेटाइट दिख रहे हैं, है ना, लिमोनाइट दिख रहा है, सीडेराइट दे रहा है, ये सब सारा का सारा जो है आपको देखना नहीं। यहाँ पर आप लोग जरा सा गौर से एक बार देख लीजिए, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, है ना, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये सब यस्क है किसका, लोहे का। किसका यस्क है मेरे प्यारे मित्र, लोहे का है। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। लिखा है कि अल्बर्ट साविन इज नोन फॉर डेवलपिंग, किसके डेवलपिंग के लिए जाना जाता है जी, अल्बर्ट साविन को डॉट डॉट विकसित करने के लिए जाना जाता है। किसको विकसित करने के लिए, तो भाई है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए, या फिर पोलियो वैक्सीन के लिए, या फिर पेंसिलिन के लिए, या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए। किनके लिए हम लोग अल्बर्ट साविन को जानते हैं? तो मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल्बर्ट साविन जो थे ना वो किसकी किसकी टीका का खोज किए थे, तो ना वो स्मॉल पॉक्स का किए थे, ना ही वो पेंसिलिन के बारे में कुछ किए थे, ना ही वो हेपेटाइटिस के बारे में किए थे। उन्होंने पोलियो वैक्सीन के बारे में बताई थी। यानी अल्बर्ट साविन जहां भी देखना तुम लगाना क्या, पोलियो वैक्सीन। और ये भी जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना स्लाइड में, ये कोई नया नहीं है, ये भी हमारे बहुत सारे एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन लेके आ रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में यहां से जरूर क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई दे। यहां देखिए आपको पूरी डिटेल्स जानकारी दी गई हमेशा की तरह। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है कि हाउ डज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एक कोशीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं, इसके बारे में बताना है कि जो यूनिसेलुलर जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कि सेल को डिवीजन करके करता है, सेल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेल का सिंथेसिस करते हैं, या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करते हैं। तो जल्दी से बताइए कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, वो कैसे प्रजनन करता है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो आपका है सेल डिवीजन। जितने भी यूनिसेलुलर यानी कि जो एक कोशीय जीव होते हैं वो अपनी प्रजनन क्या करते हैं, सेल डिवीजन के द्वारा करते हैं। तो इसे माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। डिटेल्स जानकारी हमेशा की तरह आपको मैं लगाता ही आया हूं, ये देखिए यहां भी लगा हुआ है ना। तो इसे आराम से क्या कर लीजिएगा, इज्जत के साथ पढ़ लीजिएगा। हम लोग आएंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए डीएनए का संक्षिप्त रूप क्या है और संक्षिप्त रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। और जल्दी से मुझे कमेंट में ये भी बता देना कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है ना। आरएनए का भी फुल फॉर्म क्या होता है, यहां पर तो डीएनए का पूछा गया है, लेकिन मैं इसे कमेंट बॉक्स में आपसे आरएनए का भी पूछ लिया है। लिखा है पहला डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, डाई न्यूक्लिक एसिड, और उसके बाद ड्यूल नाइट्रोजन एसिड, या फिर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बताइए जल्दी से कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत ही एग्जामों का पूछा हुआ है, यहां तक कि पीसीएस के एग्जामों में पूछा हुआ है मेरे दोस्त, पीसीएस के एग्जामों में पूछा हुआ है। अब चाहे वो यूपी पीसीएस का नाम ले लो, है ना, चाहे वो जेपीएससी का नाम ले लो, है ना, चाहे यूपीएससी का नाम ले लो, ये पूछा हुआ है पीसीएस के एग्जामों में। और छोटे छोटे एग्जामों में तो इतनी बार पूछ लिया गया है ना कि काउंट नहीं कर पाओगे। तो जैसे जल्दी से बता दो कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म ना ही ऑप्शन ए वाला होता है, ना ही बी वाला होता है, और ना ही सी वाला होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी जानकारियां दे रहा हूं, वो आपके स्लाइड में दिख रही है। ये देखिए पूरा डीएनए का आपको पूरा मॉडल आपको दे दिया हूं मैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे और देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रही है।
लिखा है कि विच अमंग द फ्लोइंग इज आर फीमेल हार्मोन्स। अब बताइए कि फीमेल हार्मोन्स कौन है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हार्मोन स्त्रियों में पाए जाता या जाते हैं। कौन सा पाया जाता है जी। पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है बताइए। तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये तो पाया जाता है बेटा मेल में, तो ये तो आंसर होगा नहीं। लेकिन ऑप्शन नंबर ये देखो, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 ये दोनों पाई जाती है किसमें, फीमेल में। तो आप देख लो कहां पर दिख रहा है कि आपको एक और दो दोनों। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कौन कौन, ये देखिए फर्स्ट एंड क्या सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल क्या है मेरे प्यारे मित्र, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो गया वो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे कितना, 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग गेम प्लेयर्स मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ फिजिकल पास्कल लॉ। फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग गेम्स प्लेयर्स मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ पास्कल्स लॉ। निम्नलिखित में से किस खेल के खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि कौन सा गेम आप खेलोगे जिसके लिए भाई खेलने से पहले तुमको पास्कल्स लॉ का नियम पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है चढ़ाई के लिए, दूसरा है पैराग्लाइडिंग के लिए, तीसरा है राफ्टिंग के लिए, चौथा है स्कूबा डाइविंग के लिए। स्कूबा डाइविंग के लिए किसके लिए पास्कल्स का नियम आपको पता होनी चाहिए। ये चार आपको गेम दिखाया गया है। इन गेमों में से कौन सा गेम खेलने के लिए सबसे पहले खिलाड़ियों को पास्कल्स लॉ का नियम पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्र जल्दी से बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इज्जत के साथ देंगे। तो मैं आपका टाइम को व्यर्थ नहीं बर्बाद करता हूं, मैं इसे इसका आंसर बताता हूं। इसका जो नाम है स्कूबा डाइविंग है। यानी स्कूबा डाइविंग गेम खेलने से पहले आपको पास्कल्स का नियम लो पता होनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए भी इसका राइट आंसर नहीं था, बी भी नहीं था और नहीं सी था। कौन सा ऑप्शन राइट था, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 15। ये देखिए 14 का बेहतरीन तरीके से आपको मैंने दे रखा है सारा कुछ लगा के। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू of the least distance of district vision in centimeter for a normal human being। एक समान मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन आपको स्लाइड में शो हो रहे हैं प्यारे मित्र, ये किसी एक एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। आप जाके सारे एग्जामों का पेपर में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन आपको स्लाइड में शो हो रही है वो बहुत सारे पेपर्स का क्या है, पूछा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को जरूर देखा होगा, और अगर देखा होगा तो जल्दी से बता दो कि इसका राइट आंसर क्या है। पहला मैं अगर बताना चाहूं तो ऑप्शन नंबर तो है नहीं, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। यानी कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगी वो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। तो मेरे दोस्त आप लोग को कैसा लग रहा है क्लास, और आप लोग लास्ट में कमेंट करके ये भी बताना कि आप लोग 20 में से कितना सही कर पाए हैं, ताकि मुझे ये पता चल पाए कि मेरे बच्चे को किस प्रकार का सेट चाहिए, इससे और टफ चाहिए या इससे लो चाहिए, है ना। आगे, विच अमंग द फ्लोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट क्या है, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में कौन सा चीज का यूज किया जाता है जी, निम्नलिखित में से किसे अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है एंटा एसिड, दूसरा ऑप्शन है एंटीसेप्टिक, तीसरा ऑप्शन है एनालेजिक्स, चौथा ऑप्शन है एंटीबायोटिक। जल्दी से बताइए कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर होगा। अगर आप जानते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर दे पाएंगे, और नहीं जानते हो तो फिर मेरे से क्या कर पाओगे, सीखोगे। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं पर किसका नाम, एंटा एसिड का नाम। तो भाई हम लोग यूज करते हैं किसका, एंटा एसिड के लिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। इनडाइजेशन के केस में हम लोग एंटा एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि किसका, एंटीसेप्टिक का, ना ही एनालाइजिस्ट का, और ना ही आपका एंटीबायोटिक का। इस्तेमाल कौन होता है, एंटा एसिड। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ये है वो बिल्कुल क्या है, सही है।
क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर होगा। जल्दी से बताओ कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी बीटेन इनटू सीट। आपको यह बताना है कि इन चारों में से, ये चार ऑप्शनों में से किसको हम लोग कैन नोट, कैन नोट का मतलब क्या होता है, नहीं कर सकते हैं क्या, बीट करके यानी कि मार मार के उसको सीट में चेंज। वही बताइए निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। पहला है सोना, सोना को तो कर सकते हैं जी, सिल्वर को भी कर सकते हो, एल्युमिनियम को भी कर सकते हो, लेकिन आप कभी जिंदगी में पोटेशियम को पीट पीट कर चादर में चेंज नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है प्यारे मित्र कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो क्या हो जाएगा, आपका पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा चीज है जिसे आप पीट पीट कर चादर में उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो क्या था, ऑप्शन नंबर सी था। अब देखिए कुछ बेहतरीन आपके लिए स्लाइड में मैंने ये क्या कर दिया, लिख कर लाया है। इसे आप लोग को क्या करना है, घर में बैठकर आसानी से इज्जत के साथ क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। हम लोग को बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर होगा। कहता है मिनी माता डिजीज इज अ नर्व्स डिसऑर्डर caused by eating fish polluted with। मिनी माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। अब बताइए किसके मछली से सेवन होता है, वो जो मछली होता है वो किससे ग्रसित होता है जिसकी वजह से मिनी माता रोग देखने को मिलते हैं। पहला है आयरन, दूसरा है मरकरी, तीसरा है लेड, चौथा है निकेल। और कमेंट करके ये बता देना कि कैडमियम, कैडमियम की वजह से कौन सी बीमारी होती है। कैडमियम आपने सुना है ना, इटाई, इटाई एक बीमारी होती है, तो वो किसकी वजह से होती है ये बताना आप लोगों को। तो यहां पर बोला है मिनी माता, मिनी माता किसकी वजह से होती है प्यारे प्यारे मित्र, क्या आप लोग जवाब दे पाएंगे। मैं देखना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे हमारे जवाब दे पाते हैं। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा आयरन बिल्कुल गलत आंसर है, लेड भी गलत है, निकेल भी गलत है। जो मिनी माता रोग होते हैं वो मरकरी से ग्रसित व्यक्ति के सेवन करने से होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल क्या है, सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ये देखिए आपको स्लाइड में सारा कुछ मैंने दिखा दिया है कि मिनीमाता रोग तीव्रपारा विषाक्तता के कारण होने वाला है, क्या है, तंत्रिका विषयक संलक्षण है। और बाकी विशेष जानकारी आपको क्या कर दी गई है, तो यहाँ पर आपको बॉक्स के रूप में दे दिया गया है और आपको पीडीएफ इसी तरीका से आंसर सहित टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बताओ क्या होगा। कहा गया है कि सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कार कौन है। हु इन्वेंटेड द सेंटीग्रेड स्केल। सेंटीग्रेड जो स्केल है इसका आविष्कारक कौन है। पहला ऑप्शन है आपको एंडर्स सेल्सियस, दूसरा है डेनियल ग्रेवियल और फॉरेनहाइट, अगला है विलियम आपको थॉमसन और चौथा ऑप्शन है राइट ब्रदर्स। जल्दी से बताइए कि सेंटीग्रेड जो स्केल है इसकी खोज किसने किया था। क्या आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं इसका, अगर जवाब दे पाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा प्यारे मित्र। जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। सेंटीग्रेड जो स्केल है इसकी खोज किसने किया है, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो सेंटीग्रेड के स्केल की जो खोज किया है क्या आप बता पाओगे, तो अगर मैं बताना चाहूं तो इसका आंसर ना बी है, ना ही सी है और ना ही क्या है, डी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेल्सियस जो स्केल है इसकी खोज किया था एंडर्स सेल्सियस ने। किसने किया था, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ लिखकर, एंडर्स सेल्सियस ने किया था। चलिए तो आज की क्लास की कौन सी क्वेश्चन अब चल रहे वाले हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का जवाब देने के बाद क्या करना है, तो कमेंट करना है और कमेंट करने के बाद क्या बताना है कि आप लोगों को 20 में से कितना सही कर पाए। ये कमेंट करना बहुत ही जरूरी है ताकि मैं समझ पाऊं कि आपने 20 में से कितना स्कोर कर पाया है। नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण क्या होती है, रतौंधी होती है। ये क्वेश्चन तो भाई इतने बार आए हुए हैं ना पेपर में कि गिन नहीं पाओगे, है ना, गिन नहीं पाओगे मेरे दोस्त। तो नाइट ब्लाइंडनेस की बात किया जा रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपर का पूछा हुआ है, बहुत सारे पेपर में क्या किए गए हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप लोग बता पाओगे कि विटामिन, ये कौन सी विटामिन की कमी के कारण होती है। और जल्दी जल्दी से ये बताओ कि विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है। सभी का केमिकल नेम जल्दी से बता दो और इन सभी विटामिन की कमी के कारण क्या क्या होता है ये भी बताना है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया रतौंधी के बारे में, तो रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे और क्लास को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथी, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने 20 में से कितना सही कर पाया, और कितने मेरे भाई लोग हैं या कितने मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे लोग हैं जो हमारी आज क्लास को पहली बार देख रहे हैं। अगर पहली बार आप लोग आए होंगे तो भाई चैनल को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास करवाई जाएगी। और जल्दी जल्दी से ये भी बताओ मुझे कि आप लोगों ने स्कोर कितना किया है, आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर सही ढंग से कर पाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास को बढ़िया से आप लोग इज्जत के साथ देखिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा कि आपने 20 में से कितना सही कर पाया। आपको मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।